बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत इसके प्रमुख जो अध्ययन के उपागम हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन उपागमों का जो विश्लेषण है वह राजनीतिक भूगोल विषय के संकल्पनात्मक विकास के संदर्भ में किया जा सकता है, क्योंकि रेटजेल के पूर्व काल में प्रचलित राज्य और पर्यावरण में अंतर संबंध की संकल्पना से लेकर स्वयं रेटजेल के जो राज्य के जैविक विकास के संबंधित जो अवधारणा है और उसके जो पश्चात रेटजेल के पश्चात जो भी जर्मन एवं अमेरिकन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हुए उनके द्वारा जो विकसित विचारधारा है भू राजनीतिक विचारधारा और आधुनिक काल में जो स्थापित राज्य के आंतरिक तथ्य हैं उनमें कार्यात्मक अंतर संबंध और राज्य के जो बाह्य अंतर संबंध है तथा इन सब का जो राजनीतिक क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है उनसे संबंधित विचारधाराओं का अगर हम स्टडी करें तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक भूगोल तीव्र गति से परिवर्तनशील राजनीतिक घटनाओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं को बदलता रहा है। फिर भी राजनीतिक भूगोल का जो मूल अध्ययन है वह क्षेत्र राज्य तथा इसका जो मुख्य क्षेत्र राज्य से लेकर के मतलब प्रारंभ से लेकर के आज तक का जो मुख्य जो अध्ययन है वह राज्य तक इसका मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। केवल जो काल के क्रमानुसार इस क्षेत्र की जो अध्ययन विधियां हैं और उसके उद्देश्य हैं वह परिवर्तित होते रहे, अर्थात जो राजनीतिक भूगोल का मुख्य जो अध्ययन बिंदु रहा है वह राज्य रहा है और इसकी जो विधियां हैं और उद्देश्य हैं वह समय के अनुसार परिवर्तित होते गए हैं। 1950 से पूर्व तक जो राजनीतिक भूगोल की जो कोई भी अध्ययन विधि विकसित नहीं थी, स्पष्ट रूप से विकसित नहीं थी, जिसके आधार पर राज्य का विश्लेषण कुछ निश्चित नियमों व प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सके। राजनीतिक भूगोल से संबंधित प्रत्येक अध्ययनकर्ता अपने या अपने देश हित के अनुसार राज्य का अध्ययन करता था, अर्थात 1950 से पूर्व तक राजनीतिक भूगोल का कोई भी जो अप्रोच है वह स्पष्ट रूप से नहीं था, विकसित नहीं था और राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो अलग अलग अध्ययन करता है, अलग अलग विचारक हैं, वह या तो अपने या अपने देश के हित के अनुसार राज्य का अध्ययन करते थे। संभवतः इसीलिए सावर ने 1927 में राजनीतिक भूगोल को एक वीवर्ड चाइल्ड ऑफ ज्योग्राफिक फैमिली कहा है। इस काल में हार्टशॉन ने राजनीतिक भूगोल का विधि तंत्रात्मक सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही हार्टशॉन के साथ ही स्टीफन बी जोन्स इन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। राजनीतिक भूगोल के जो विकास क्रम है उससे स्पष्ट होता है कि अनेक विचारकों एवं भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचारों के द्वारा इसको गति प्रदान की और राजनीतिक भूगोल को एक विशिष्ट विषय के रूप में विकसित किया। यद्यपि आधुनिक जो राजनीतिक भूगोल है उसका जो वास्तविक प्रारंभ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसके सैद्धांतिक निरूपण का लगभग अभाव रहा। यही कारण है कि प्रोफेसर ए मूडी ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल कभी निश्चित विज्ञान नहीं हो सकता था। इसकी समस्याओं के समाधान को शुद्ध विज्ञान के समान ग्रहणशील मानना एक भूल होगी। अर्थात मूडी ने कहा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैन नेवर बिकम एन एग्जैक्ट साइंस एंड इट वुड बी अ मिस्टेक टू सपोज दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर एज susceptible as those of pure sciences। इस तरह से जो राजनीतिक भूगोल है उसमें कालांतर में 6 प्रमुख वर्तमान में जो प्रमुख जो अप्रोचेज हैं दृष्टिकोण है वह 6 प्रमुख रूप से विद्यमान है। पहला जो है इसका वह है शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण, दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तीसरा संरचना संबंधी दृष्टिकोण, चौथा है कार्य संबंधी दृष्टिकोण, पांचवा है क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत और छठा है तंत्र उपागम दृष्टिकोण। पहला जो वह है
शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण या पावर एनालिसिस अप्रोच। बच्चों, जो शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण है वह अधिकांशतः राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाई गई विधि है। इसमें अनेक विचारक भौगोलिक तथ्यों को भी शक्ति निर्धारक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात जो शक्ति विश्लेषण उपागम है उसका जो विकास है या इसको जो अपनाए अधिकतर राजनीतिज्ञों ने अपनाया है, और राजनीतिज्ञ जो हैं वह जो अलग अलग जो भौगोलिक तथ्य हैं उसको भी एक शक्ति निर्धारक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। वे राष्ट्रीय शक्ति के 5 स्वरूप अर्थात भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सैनिक आदि जो प्रमुख शक्ति निर्धारक तथ्य हैं उनका वर्णन करते हैं। भौगोलिक तथ्य के अंतर्गत जैसे कि स्थिति, विस्तार एवं आकार, कृषि युक्त एवं अकृषि युक्त क्षेत्र, जलवायु का प्रभाव, भूमि के उपजाऊपन, मानव शक्ति एवं क्षमता तथा राष्ट्रीय संसाधन आदि जो अलग अलग भौगोलिक तथ्य हैं उनको प्रमुख तथ्य माना है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को एक सीमित भौगोलिक दृष्टिकोण कहा जाएगा, अर्थात केवल भौगोलिक तथ्यों को ही शक्ति निर्धारक तत्व के रूप में स्वीकार करना एक सीमित दृष्टिकोण माना गया है। एक संपूर्ण भौगोलिक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि एक उपयुक्त तालिका भौगोलिक तथ्यों की वर्णित की जाए और उन तथ्यों को राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के जो तथ्य हैं, भौगोलिक तथ्य हैं, वह एस.बी. कोहेन ने निम्न प्रकार से वर्णित किए हैं। एस.बी. कोहेन ने 5 प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य हैं वो बताए हैं। पहला है प्राकृतिक वातावरण, दूसरा है परिवहन एवं संचार से संबंधित तथ्य, तीसरा है कच्चा, अर्धकच्चा एवं निर्मित सामग्री, चौथा है जनसंख्या और 5वां है राजनीतिक संरचना। पहला जो है प्राकृतिक वातावरण, इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की स्थिति, आकार, विस्तार, धरातल, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलराशियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक तथ्य इस प्रकार हो सकता है कि जैसे कि नॉर्वे की अधिक लंबी तट रेखा एवं जो मछली पकड़ने की सुविधा है, तथा दूसरी ओर कृषि की दृष्टि से निर्धनता ने यहाँ के व्यापारिक एवं राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित किया है। दूसरा जो प्रमुख कोहेन ने जो तथ्य बताया है वह है परिवहन एवं संचार। इसमें परिवहन एवं संचार में विभिन्न जो परिवहन के साधन हैं उनका स्वरूप जो कि न केवल यात्री वाहक के रूप में अपितु सामग्री के अध्ययन के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार संचार के साधनों से विचार अभिव्यक्ति होती है। ये राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रमुख साधन होते हैं, अर्थात जो संचार के जो विभिन्न साधन हैं, परिवहन के साधन हैं, उसमें यात्रियों के वाहन के रूप के साथ साथ सामग्रियों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वाहक के रूप में विभिन्न साधनों को सम्मिलित किया जाता है, तथा साथ ही संचार के जो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, ये सभी जो हैं संचार एवं परिवहन के जो साधन हैं वह राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रमुख साधन होते हैं। एस.बी. कोहेन ने जो तीसरा प्रमुख तथ्य बताया है वह है कच्चा, अर्धकच्चा एवं निर्मित सामग्री। यह एक किसी भी देश के प्रमुख संसाधन होते हैं। इनका न केवल वर्तमान में अपितु भविष्य की संभावनाओं के दृष्टिकोण से अध्ययन होना आवश्यक है। इनका अध्ययन एवं प्रभाव समय एवं स्थान के संदर्भ में होना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय शक्ति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। चौथा जो प्रमुख भौगोलिक तथ्य है वह है जनसंख्या। जनसंख्या जो है वह किसी भी राष्ट्रीय शक्ति एवं सामर्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करती हैं। जनसंख्या के अंतर्गत उसकी गुणात्मक एवं भावनात्मक विशेषताएं जैसे तकनीकी ज्ञान, धर्म आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कोहेन ने जो 5वां तथ्य बताया है वह है राजनीतिक संरचना, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक जो स्वरूप है वह आदर्श एवं उद्देश्यों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के अंतर्गत इनका अध्ययन होना आवश्यक है। इस तरह से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त करना सरल होता है, किंतु उनके आधार पर मूल्यांकन हेतु अंक सीमा निर्धारण करना अत्यंत ही जटिल
कार्य है, क्योंकि किसी एक तत्व को प्रधानता देने या प्रधानता नहीं देने से कमी करने से परिणाम में अंतर आ जाता है। जैसे यदि जनसंख्या को अधिक महत्ता दी गई तो चीन और भारत का स्थान सर्वोच्च हो जाएगा। यही तथ्य शहरी जनसंख्या के प्रतिशत, इस्पात उत्पादन, कृषि युक्त क्षेत्र आदि के लिए भी सत्य है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शक्ति विश्लेषण नहीं किया जाए, अपितु इससे प्राप्त परिणाम तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल के सैद्धांतिक विकास प्रक्रिया में शक्ति विश्लेषण उपागम एक प्रमुख चरण माना जा सकता है। विधि तंत्रात्मक रूप से अब तक जो राज्य हैं और उसके राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उन पर प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव का विवरण दिया जाता था, लेकिन अब राज्य के विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों का राज्य की शक्ति विश्लेषण के रूप में मूल्यांकन किया जाने लगा है। इस विधि के जो प्रमुख विचारक हैं, प्रतिपादक हैं, उन्होंने राज्य के विकास की जो जैविक प्रक्रिया है उसका अनुसरण करते हुए सामाजिक डार्विनवाद को अपनाया और माना गया कि सबसे शक्तिशाली राज्य ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। इसलिए राज्य के जो विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय तत्व हैं उनको शक्ति के निर्धारक के रूप में वर्णन किया जाने लगा। इस विधि के परिणाम स्वरूप जर्मन भू राजनीति और ब्रिटिश तथा अमेरिकी जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने देश के संदर्भ में भू रणनीतिक दृष्टिकोणों की परिकल्पना की। इसी उपागम के अंतर्गत सर्वप्रथम मैकिंडर ने हृदय स्थल परिकल्पना प्रस्तुत करके उस पर शासन करने वाली शक्ति को भविष्य की विश्व शक्ति के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया। इसके विपरीत जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं A.T. महान, उन्होंने अमेरिकी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समुद्री शक्ति को प्रमुखता प्रदान की, तो स्पाइकमैन ने हृदय स्थल के विरोध में परिधि स्थलीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कालांतर में तत्कालीन अमेरिकी जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुए, उन्होंने इन सभी परिकल्पनाओं अर्थात जो मैकिंडर हैं उनकी हृदय स्थल परिकल्पना, महान की जो परिकल्पना है समुद्री शक्ति को प्रमुखता देने वाली परिकल्पना और स्पाइकमैन का जो रिमलैंड सिद्धांत है, परिधि स्थलीय सिद्धांत है, इन परिकल्पनाओं के आधार पर रूजवेल्ट ने भूमंडल पर अमेरिकी अड्डों को स्थापित करने का प्रयास किया तथा क्षेत्रीय सैन्य संगठनों को जन्म दिया। इसी तरह वायु शक्ति के प्रभावी भविष्य को दृष्टिगत करके सेवस्की ने वायु शक्ति पर आधारित विचारधारा को प्रतिपादित किया। कालांतर में जब इस जैविक विचारधारा की तीव्र आलोचना होने लगी, तब अनेक राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं ने पुनः भिन्न दृष्टिकोण को अपनाया और नए सिरे से राजनीतिक भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी क्रम में जो दूसरा प्रमुख जो दृष्टिकोण है वह है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में अर्थात ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।